देखिए, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा एक संक्षिप्त परिचय देख लीजिए। महात्मा गांधी के बारे में संक्षिप्त परिचय क्या है, तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को। और कहाँ हुआ था ये सवाल पूछेगा तो पोरबंदर, गुजरात। इनका वास्तविक नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। इनकी माता का नाम पुतलीबाई और पिता का नाम करमचंद गांधी। माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी और इनका खुद का नाम मोहनदास करमचंद गांधी। पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी और इनका शादी हुआ था 1883 ईस्वी में। ठीक है, 1869 में जन्म लिए और 1883 में शादी हो गई, यानी आज के हिसाब से बाल विवाह था। नहीं, 14 साल की आयु में इनकी शादी हो गई। इनके 4 पुत्र हैं, हरिलाल, रामदास, मनीलाल और देवदास। ठीक है, 5वें पुत्र की उपाधि इन्होंने जमनालाल बजाज को दिया था। ठीक है, जमनालाल बजाज को 5वें पुत्र की उपाधि दी थी। और इनका जो निजी सचिव थे वो महादेव देसाई। ये बहुत बार पूछा गया और आपसे पूछेंगे कि गांधी जी के निजी सचिव कौन थे? महादेव देसाई, जो 1917 से 1942 तक रहे और 42 के बाद सचिव के रूप में प्यारेलाल नियुक्त हुए, जो 1942 से 48 तक रहे, अर्थात महात्मा गांधी जी की मृत्यु तक। तो गांधी जी के निजी सचिव थे महादेव देसाई और प्यारेलाल नैयर। ठीक है, प्यारेलाल नैयर। महादेव देसाई 1917 से 1942 तक सचिव रहे और 1942 से 1948 तक प्यारेलाल नैयर सचिव थे। सुशीला नैयर ये महात्मा गांधी की चिकित्सक थी। कौन थी? चिकित्सक, निजी चिकित्सक। और ये प्यारेलाल नैयर की बहन थी। किनकी बहन थी? प्यारेलाल नैयर, जो महात्मा गांधी के सचिव थे। एक नाम जो बहुत बार पूछा गया है, मेडेलिन स्लेड। मेडेलिन स्लेड एक ब्रिटिश महिला थी और ये महात्मा गांधी से इतना प्रभावित हुई। ये ब्रिटेन की महिला थी, ब्रिटिश महिला थी, और महात्मा गांधी के विचार से इतना प्रभावित हुई कि आंदोलन में शामिल होने के लिए इन्होंने अपना देश छोड़ दिया। और ये मीरा बहन के रूप में जानी जाती है। मेडेलिन स्लेड को किस नाम से जाना जाता है? मीरा बहन। और ये हमेशा गांधी जी के साथ रहती थी। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आकर के शिरकत करती हैं, ब्रिटेन छोड़ करके। तो मीरा बहन का ओरिजिनल नाम क्या था? मेडेलिन स्लेड। ठीक है, महात्मा गांधी 1891 में लंदन से बैरिस्टर की परीक्षा पास किए। महात्मा बैरिस्टर मतलब वकील। ठीक है, बैरिस्टर किसको बोलते हैं? वकील को बोलते हैं। और ये वकालत कब पास किए? 1891 में। कहां से पास किए? सवाल होगा, लंदन से पास किए। और एक मुस्लिम व्यापारी दादा अब्दुल्ला, जो कि दादा अब्दुल्ला साउथ अफ्रीका में रहा करते थे, और उन्हीं के केस के सिलसिले में, उनका केस का पैरवी करने के लिए ये अप्रैल 1893 में दादा अब्दुल्ला के मुकदमे की पैरवी हेतु दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना हुए। और ये सर्वप्रथम नटाल बंदरगाह है ना, जो डरबन में है, नटाल बंदरगाह 24 मई 1893 को SS सफारी नामक जहाज से पहुंचे। देखिए यहां से सवाल कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए? तो 1893 में। दक्षिण अफ्रीका की यात्रा शुरू की अप्रैल 1893 को और दक्षिण अफ्रीका पहुंचे कब? 24 मई 1893 को। और किस बंदरगाह पर पहुंचे? नटाल बंदरगाह पर पहुंचे। और किस जहाज से गए थे यह भी याद रखना है, SS सफारी से। तो 2-3 सवाल यहां से कि उन्होंने बैरिस्ट्री की परीक्षा कब उत्तीर्ण की? 1891 में। कहां से उत्तीर्ण की? लंदन से। दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। किसके केस की पैरवी के लिए गए? दादा अब्दुल्ला की केस की पैरवी के लिए गए। किस जहाज से गए ये भी पूछता है। SS सफारी। ठीक है, SS सफारी नामक जहाज से। अब देखिए, मई 1893 में SS सफारी नामक जहाज से ये दक्षिण अफ्रीका पहुंचे। और 7 जून 1893 को गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया जाने वाली ट्रेन पकड़े और इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, ट्रेन का प्रथम श्रेणी का टिकट था। लेकिन रंग भेद के कारण इनको
तृतीय श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। बोला कि आप फर्स्ट क्लास बोगी से उतरिए और थर्ड क्लास बोगी में चले जाइए, और इनको जबरन उस बोगी से निकाल दिया गया और पीटर मारिट बर्ग स्टेशन पर इनको धक्का दे करके उतार दिया गया फर्स्ट क्लास बोगी से। ये तीनों ही चीज आपको याद रखना है। इन्होंने डरबन से प्रिटोरिया के लिए यात्रा किस दिन प्रारंभ की थी? 7 जून 1893 को। और 7 जून 1893 को ये कहां से कहां के लिए यात्रा कर रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया। इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन रंग भेद के कारण इनको कहा गया कि भाई आप थर्ड क्लास में जाके बैठिए, गोरे लोगों ने कहा। और जब ये इसका विरोध किए तो इनको पीटर मारिट बर्ग स्टेशन पर धक्का देकर नीचे उतार दिया गया, और इससे गांधी जी बहुत क्षुब्ध हुए। यही वजह है कि इस घटना के कारण गांधी जी ने वहां पर रंग भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। रंग भेद के खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया। देखिए, गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका में जो महत्वपूर्ण कृत्य रहे, जैसे 1894 में इन्होंने नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। याद रखेंगे, नेटाल इंडियन कांग्रेस के संस्थापक महात्मा गांधी। और कब स्थापना की? 1894 में। दूसरा है 1903 ईस्वी में इंडियन ओपिनियन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। तो इंडियन ओपिनियन क्या था, यह भी याद रखेंगे, साप्ताहिक पत्र। सवाल ऐसे भी पूछेगा आपसे कि इंडियन ओपिनियन मासिक पत्रिका थी, साप्ताहिक पत्रिका थी, या दैनिक पत्रिका थी? दैनिक समाचार पत्र था। तो क्या था? साप्ताहिक पत्रिका थी। और इंडियन ओपिनियन के प्रकाशक कौन थे? महात्मा गांधी। इसका प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? 1903 में। और कहां प्रारंभ हुआ? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये हर एक सवाल जो आपसे पूछते हैं आप एकदम इसको अच्छे से याद करेंगे। 1904 में इन्होंने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। अब कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कहाँ की? तो दक्षिण अफ्रीका में की। कब की? तो 1904 में की। और तीसरा सवाल जो यहां से बनेगा वो कि फिनिक्स आश्रम के संस्थापक थे महात्मा गांधी। 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना की। और टॉलस्टॉय फॉर्म के संस्थापक कौन थे? कहां स्थापना की? दक्षिण अफ्रीका में। और कब स्थापना की? 1910 में। ठीक है, 1910 में। और इस फर्म की स्थापना जर्मन शिल्पकार कालेन बारव की सहायता से की गई। ठीक है, तो यहां से ये भी याद रखेंगे कि टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना उन्होंने किसकी सहायता से की? कालेन बारव की सहायता से की। और कालेन बारव कौन था? जर्मन शिल्पकार था। ठीक है, और टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना कहां की? दक्षिण अफ्रीका में। तो जोहानिसबर्ग में किया। कहां किए थे? जोहानिसबर्ग में। ठीक है, जोहानिसबर्ग में किया। 1910 में इन्होंने हिंद स्वराज का पहला गुजराती संस्करण प्रकाशित किया। हिंद स्वराज कुल 3 भाषा में प्रकाशित होता था। किस किस भाषा में? गुजराती, अंग्रेजी और हिंदी में। जो पहला संस्करण प्रकाशित हुआ वो गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ। ठीक है, पहला संस्करण गुजराती भाषा में प्रकाशित हुआ। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की। और हिंद स्वराज में इन्होंने स्वराज की व्याख्या भी की। और 45 वर्ष की अवस्था में गोखले के अनुरोध पर, गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे, उनके अनुरोध पर ये 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए। और ये सवाल यहां से कई बार पूछ लिया गया है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए? गए कब थे? 1893 में। आए कब? 1915 में। किसके बुलाने पर आए? गोपाल कृष्ण गोखले के बुलाने पर। और उस समय गांधी जी की अवस्था जो है वो 45 वर्ष का हो रहा था। दक्षिण अफ्रीका से वापस भारत आए और इन्होंने अपने जन्म स्थान काठियावाड़ की पारंपरिक पोशाक पहनकर अरबिया जहाज पर चढ़े। देखिए, जब ये दक्षिण अफ्रीका से चले तो चूंकि इनकी शिक्षा दीक्षा ब्रिटेन में हुई थी, वो टाई सूट पहनते थे। पहली बार गांधी जी ने ये अपनी पारंपरिक वस्त्र धारण कब किया? जब वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आ रहे थे। और इनका जो जन्म स्थान गुजरात के काठियावाड़ प्रांत में हुआ था, पोरबंदर काठियावाड़ प्रांत में आता है। तो वहां की पारंपरिक पोशाक पहनकर, और किस जहाज से वापस आए थे? अरबिया जहाज से। और गए थे किस जहाज से? एसएस सफारी से। याद रहेगा, किस जहाज से गए? एसएस सफारी से। आए किस जहाज से? अरबिया से। ठीक है, दोनों ही बात याद रखना है। ये जहाज भी पूछ लेता है। ठीक है,
कि किस जहाज से गए थे या किस जहाज से वापस आए? याद हो रहा है? दिमाग में कुछ आ रहा है? ऐसे ही लगे रहना है, एक दिन सब हो जाएगा, है ना? तो इसलिए जब गांधी जी भारत ओपोल बंदरगाह मुंबई पहुंचे, तो इन्होंने तो गांधी जी भारत में किस बंदरगाह पर पहुंचे? ओपोल बंदरगाह। ये कहाँ है? मुंबई में। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी जब वापस आए तो किस बंदरगाह पर उतरे? ओपोल बंदरगाह मुंबई, ठीक है। और अरबिया जहाज से आए थे, और इन्होंने और ये मुंबई लौटे तो उन्होंने धोती, लंबा कोट और कंधे पर एक स्टॉल और सिर पर सफेद पगड़ी पहनना शुरू। यानी दक्षिण अफ्रीका से जब वो वापस आए तो उन्होंने पाश्चात्य वस्त्र का परित्याग कर दिया। पाश्चात्य वस्त्र का मतलब क्या हुआ? वेस्टर्न क्लॉथ, जो यूरोप में, जिसको आज आज स्वतंत्र भारत में, आधुनिक भारत में हम सिंबल मानते हैं, सिविल सोसाइटी का सिंबल है। आज कोई धोती कुर्ता धारण कर ले तो आप उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन एक अनपढ़ गवार व्यक्ति के रूप में करेंगे। लेकिन देखिए महात्मा गांधी को, कि उन्होंने टाई सूट का परित्याग किया और वो पूरी तरह से पारंपरिक भारतीय वस्त्र को धारण किया, ठीक है। इसके अलावे जो गोपाल कृष्ण गोखले के बुलावे पर वो भारत आए थे, वही गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और यह सवाल पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु थे रायचंद भाई। दोनों बात याद रखना है, महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु रायचंद भाई और राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी के जीवन पर जो प्रभाव डालने वाले तीन व्यक्ति प्रमुख हैं, उनमें एक है रायचंद भाई, जो इनके आध्यात्मिक गुरु थे। दूसरे हैं टॉल एस्टाई और तीसरे हैं रस्किन, ठीक है, रस्किन। तो यह भी सवाल पूछा गया है कि महात्मा गांधी के जीवन पर किसका प्रभाव था? तो रायचंद भाई जो उनके आध्यात्मिक गुरु थे, दूसरा टॉल एस्टाई और तीसरा रस्किन। तो रायचंद भाई अपने सजीव संपर्क से, टॉल एस्टाई ने बैकुंठ तेरे हृदय में नामक अपनी पुस्तक से, और रस्किन ने अनटू दी लॉस्ट नामक पुस्तक से इनको प्रभावित किया। यानी रायचंद भाई अपने संपर्क से इनको प्रभावित किया। टॉलस्टॉय अपने पुस्तक बैकुंठ तेरे हृदय में, ये किसकी पुस्तक है? टॉलस्टॉय की पुस्तक है। और रस्किन अपनी पुस्तक अनटू दिस लॉस्ट नामक पुस्तक से गांधी जी को प्रभावित किया। और ये अक्सर पूछा जाता है कि गांधी जी के व्यक्तित्व पर किस पुस्तक का प्रभाव था, या गांधी जी ने अपने जो उनका राजनीतिक अस्त्र था, ठीक है, तो वो लिया था रस्किन के अनटू दिस लॉस्ट से। तो तीन व्यक्ति जिसका गांधी जी के व्यक्तित्व पर प्रभाव था, रायचंद भाई, टॉलस्टॉय और रस्किन का, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए गांधी जी ने प्रोत्साहित किया, और इसीलिए गांधी जी को भर्ती करने वाला सार्जेंट भी कहा गया। तो भर्ती करने वाला सार्जेंट किसको कहा गया है? महात्मा गांधी को कहा गया है, ठीक है। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के दौरान उनकी जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति हुई, वो कब हुई? 1916 में, जब बीएचयू का उद्घाटन समारोह हो रहा था, वहां पर वो गए थे मुख्य अतिथि के तौर पे। और 1916 में ही गांधी जी ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना की। और यह सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? 1916 में। और कहां किया? तो अहमदाबाद में। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दी। तो कैसर ए हिंद की उपाधि किसको मिला था? महात्मा गांधी को। और कब दिया था? जब उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में लोगों को भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया था। गांधी जी ने नवजीवन जो कि गुजराती भाषा में, यंग इंडिया जो कि अंग्रेजी भाषा में, इन दोनों ही पुस्तक का प्रकाशन किया, ठीक है, समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो नवजीवन किसके द्वारा प्रकाशित किया गया? गांधी जी के द्वारा। और यंग इंडिया, यह भी गांधी जी के द्वारा। और हरिजन पत्र का प्रकाशन उन्होंने 1933 में प्रकाशित किया। तो ये तीनों के
प्रकाशक नवजीवन जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था, यंग इंडिया जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, और तीसरा था हरिजन। और इस तीनों समाचार पत्र के प्रकाशक थे महात्मा गांधी। और हरिजन पत्र का प्रकाशन कब शुरू हुआ? 1933 में। गांधी जी की जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, उस पुस्तक का नाम है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। ठीक है, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की। ठीक है, तो आप इतना भी याद रख लेंगे कि माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ महात्मा गांधी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी, यानी उन्होंने खुद ही लिखा है इसको। ठीक है, और गांधी जी का जो प्रिय भजन था, वैष्णव जन को तैनू कहिए। गांधी जी का प्रिय भजन वैष्णव जन को तैनू कहिए, और इस भजन के रचनाकार थे नरसिंह। तो ये एकदम याद रखना है, वैष्णव जन को तैनू कहिए के रचनाकार कौन है? नरसिंह। रचनाकार से सवाल पूछा गया है कि इसके रचनाकार कौन है, तो नरसिंह है। ठीक है, चलिए गांधी जी के नेतृत्व में जो प्रथम 3 संघर्ष हुए उसको देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में जो संघर्ष हुआ, प्रथम 3 संघर्ष, उसको देखते हैं। सबसे पहले हुआ चंपारण सत्याग्रह 1917 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। और दूसरा था अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल, यह हुआ 1918 में। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल कब हुआ? 1918 में। और तीसरा था खेरा सत्याग्रह, यह भी हुआ 1918 में। तो गांधी जी सबसे पहला आंदोलन जो भारत में शुरू किए वो था चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, और चंपारण सत्याग्रह कहां से शुरू हुआ? बिहार से शुरू हुआ, बिहार के चंपारण जिले से। और पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि क्यों हुआ था। वो 3 कठिया प्रथा के कारण हुआ था, जिसमें 20 कट्ठा में 3 कट्ठा पर नील की खेती करनी होती थी। और राजकुमार शुक्ल के न्योता पर गांधी जी चंपारण पहुंचे थे, और उन्होंने वहां पहुंचकर सत्याग्रह शुरू किया और इस व्यवस्था को समाप्त करवाया। गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। अब आपको डेट याद करना है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। और असहयोग आंदोलन को चलाने के लिए तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई थी। तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई। और यह भी सवाल पूछेगा कि तिलक स्वराज फंड की स्थापना किस आंदोलन के दौरान की गई थी? तो आंसर क्या होगा? असहयोग आंदोलन के दौरान की गई थी। इस आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाले पहले प्रमुख नेता थे मोहम्मद अली। इस आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन के दौरान जो पहला व्यक्ति गिरफ्तार हुआ था वो कौन था? मोहम्मद अली। गिरफ्तार होने वाले पहले व्यक्ति थे मोहम्मद अली। और असहयोग आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग के बदले अंग्रेजों द्वारा दी गई कैसरे हिंद की उपाधि वापस कर दी। तो गांधी जी को कैसरे हिंद की उपाधि कब दी गई थी? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जब गांधी जी ने भारतीय लोगों को ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, और इसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया। उसी समय जमनालाल बजाज, जिनको गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र की उपाधि दी थी, राय बहादुर की उपाधि वापस कर दी। तो राय बहादुर की उपाधि किसको मिला था? जमनालाल बजाज को। और किस आंदोलन के दौरान इन्होंने वापस कर दिया? असहयोग आंदोलन के दौरान। और गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी मार्च से किया। तो सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस मार्च से किया? दांडी मार्च से किया। और दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को प्रारंभ हुआ था, और 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे थे। और दांडी पहुंचकर उन्होंने नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। ठीक है, तो गांधी जी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस घटना से किया? दांडी मार्च से। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 12 मार्च 1930 को। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी नोआखाली में थे। नोआखाली कहाँ है? बंगाल में है। ठीक है, बंगाल में है। और गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में नाथूराम गोडसे ने कर दी। तो ये फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुआ। और कहां हुआ? तो दिल्ली के बिरला भवन में हुआ। और किसने किया? तो नाथूराम गोडसे ने किया। और गांधी जी की हत्या की मुकदमा नाथूराम गोडसे, गोपाल गोडसे, मदनलाल पहवा, विष्णु करकरे और दिगंबर बांगरे, दामोदर वीर सावरकर एवं नारायण आप्टे पर चला, जिसमें से
नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी हो गई। गांधी जी की हत्या के मामले में किस दो व्यक्ति को फांसी हुआ? नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी हो गया। गांधी जी की हत्या के मुकदमे की सजा सुनाने वाले जज आत्माचंद अग्रवाल थे। गांधी जी की हत्या हत्या के लिए दोषियों को सजा किसने सुनाया था? आत्माचंद्र अग्रवाल। आत्माचंद्र अग्रवाल। देखिए, भारत का एकमात्र समाचार पत्र हिंदू जिसने गांधी जी की हत्या का समाचार को पहले पन्ने पर स्थान नहीं दिया, क्योंकि उस दिन हिंदू के पहले पन्ने पर, उस समय उन दिनों पहले पन्ने पर केवल विज्ञापन आता था। बताइए, इतने बड़े महान व्यक्ति की हत्या का खबर प्रथम पृष्ठ पर किस समाचार पत्र ने नहीं दिया? हिंदू जैसे समाचार पत्र ने नहीं दिया, क्योंकि उसके पहले पन्ने पर विज्ञापन छपता था। 2 अक्टूबर 2005 को दक्षिण अफ्रीका के पीटर मारिटबर्ग स्टेशन पर गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई है। और ये पीटर मारिटबर्ग स्टेशन कौन सा स्टेशन है? जहां गांधी जी को ट्रेन से उतार दिया गया था कि आप फर्स्ट क्लास बोगी में सफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डंडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीप ने किया था। डंडा फौज का गठन कहां हुआ था? पंजाब में हुआ था। और इसके संस्थापक कौन थे? चमनदीप थे। दीनबंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है। देखिए, यहां से सवाल क्या पूछेगा कि नील दर्पण क्या है? तो एक नाटक है, मतलब साहित्य है। ठीक है। और नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र है। और इसमें किसका उल्लेख है? तो नील की खेती करने वाले किसानों के अत्याचार का उल्लेख है। तो ये दोनों याद कर लेंगे। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहरुल हक ने प्रारंभ किया। देखिए, आपसे पूछेगा कि राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन किसने शुरू किया था? मजहरुल हक ने। अहरार आंदोलन कौन शुरू किया? मजहरुल हक ने प्रारंभ किया। आत्मसम्मान आंदोलन किसने शुरू किया? रामास्वामी नायकर ने। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट कौन चलाए थे? रामास्वामी नायकर। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया। निरंकारी आंदोलन के प्रारंभकर्ता कौन थे? दयाल दास। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने तैयार किया। अब आगे देखिए, देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। ये सब याद कर लीजिएगा। ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्रनाथ ठाकुर, देव समाज के संस्थापक शिवनारायण अग्निहोत्री। और तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया? आर्य समाज ने दिया। स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। तो विश्व धर्म, यहां से प्रश्न क्या बनता है? विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ था? शिकागो, अमेरिका में। और कब हुआ था? 1893 में। और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। बंगाल में मुस्लिम जागरण के पिता थे नवाब अब्दुल लतीफ खान। ठीक है। मुस्लिम जागरण के पिता, बंगाल में मुस्लिम जागरण के पिता कौन थे? नवाब अब्दुल लतीफ खान। दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ ने मुखबिरी की थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में मुखबिरी किसने की थी? दीनानाथ ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह बने थे नरेंद्र गोसाई। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बने थे? नरेंद्र गोसाई। और सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी थे खुदीराम बोस। सबसे कम उम्र में किनको फांसी हुआ था? खुदीराम बोस। कितने साल की उम्र में हो गया था? 18 साल की उम्र में इनको फांसी हो गया था। ठीक है। और इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? भगत सिंह। शहीद आजम के नाम से किसको जाना जाता है? भगत सिंह को। और भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला जज का नाम था जीसी हिल्टन। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले जज का नाम क्या था? जीसी हिल्टन। ठीक है। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा दिया था श्री नारायण गुरु ने। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया? श्री नारायण
गुरु ने स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। यानी मोहम्मद अली जिन्ना यह कहता है कि जो कांग्रेस है वो स्वर्ण हिंदुओं की एक फांसीवादी पार्टी है। ठीक है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका था? जवाहरलाल नेहरू का। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। जबकि जवाहरलाल नेहरू क्रांतिकारी नहीं थे। ठीक है, क्रांतिकारी नहीं थे, लेकिन उनका स्टेटमेंट आपको याद रखना है। आगे देखिए, महात्मा गांधी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रपिता और सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, और अर्धनग्न फकीर कहा था फ्रैंको मोरिस ने। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने। और अर्धनग्न फकीर की उपाधि किसने दी? तो फ्रैंक मोरिस ने। ठीक है, फ्रैंक मोरिस ने। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद वहां की महिलाओं ने दिया था। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दिया था। याद रखेंगे, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उसी समय जब बारदोली में आंदोलन चल रहा था, उसी समय वहां की महिलाओं ने उनको किस चीज का उपाधि दिया? सरदार की उपाधि दी। और तब से हम इनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं। ये उन महिलाओं की तरफ से गांधी जी ने प्रदान किया था हाली पद्धति। ठीक है, देखिए, गुजरात में बारदोली क्षेत्र में एक जनजाति रहा करता था जिसका नाम था कालीपराज। ठीक है, कालीपराज क्या है? जनजाति, एसटी, शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको आप आदिवासी कहते हैं। और हाली पद्धति क्या है? तो क्या होता था कि जो उच्च जाति के लोग होते थे उनके यहाँ ये कालीपराज जनजाति के लोग बंधुआ मजदूरी के रूप में कार्य करते थे। तो हाली पद्धति पूछेगा, हाली पद्धति क्या किस चीज से संबंधित है? तो बंधुआ मजदूरी से संबंधित है। ठीक है, और ये बंधुआ मजदूर के रूप में कौन लोग कार्य करते थे? कालीपराज जनजाति के लोग। और यह प्रथा कहां प्रचलित था? बारदोली में प्रचलित था। ठीक है, और 1927 ईस्वी में बगली पराजों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया और काली पराजों को रानी पराज की उपाधि दी। रानी पराज का मतलब होता है वनवासी। ठीक है, वैसे आदिवासी लोग को वनवासी कह के भी संबोधित करते हैं। ठीक है, तो देखिए कितना मतलब ये एक तरह से बंधुआ मजदूरी था। हाली पद्धति क्या था? बंधुआ मजदूरी से संबद्ध था। हाली पद्धति के अंतर्गत बंधुआ मजदूरी का कार्य कौन लोग करते थे? कालीपराज जनजाति के लोग करते थे और यह प्रथा बारदोली में प्रचलित था। और जब बगली पराज का वार्षिक सम्मेलन हुआ, कब हुआ? 1927 में। तो महात्मा गांधी ने इस सम्मेलन में कालीपराज को रानी पराज की उपाधि दी। यह भी याद रखना है, कालीपराज को महात्मा गांधी ने किस चीज की उपाधि दी? रानी पराज की उपाधि दी। रानी पराज का मतलब होता है वनवासी। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। हिटलर कहां का शासक था? जर्मनी का। तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? हिटलर ने। नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने दिया था। ठीक है, गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु थे एमजी रानाडे। देखिए, गोखले किसके राजनीतिक गुरु थे? महात्मा गांधी के। और गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु कौन थे? एमजी रानाडे। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। एकदम याद रखना है, एकदम। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे। और सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देश बंधु चित्तरंजन दास थे। भारत का बिस्मार्क किसको कहा गया है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। बिस्मार्क, जो कि जर्मनी की एकीकरण के लिए जाना जाता है, जर्मन का नेता था बिस्मार्क। तो भारत का एकीकरण किसने किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। क्यों? जब भारत स्वतंत्र हुआ तो वो स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने थे। और उस समय अंग्रेजों ने जानबूझ करके विभाजन के समय यह कहा कि जो देसी रियासत है वो यदि स्वतंत्र रहना चाहे तो स्वतंत्र रहे, यदि वो भारत के साथ विलय करना चाहे तो भारत के साथ कर ले, या पाकिस्तान के साथ करना चाहे तो पाकिस्तान के साथ कर ले। अब दो बड़े देश भारत और पाकिस्तान बन गया और 600 लगभग 600 छोटी छोटी देसी रियासतें थी।
बताइए इतना देश बनता, 600 देश अलग बन जाता, छोटे छोटे राज्य, जैसे दरभंगा भी एक देश बन जाता, क्योंकि यहाँ भी देसी रजवाड़ों का शासन था। तो ये छोटा छोटा देश 600 देश बन जाता। तो जब स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री के तौर पर कार्यभार संभाला, और उस समय एक देसी रियासत मंत्रालय का भी गठन किया गया, और उस देसी रियासत मंत्रालय के मंत्री भी कौन थे? सरदार पटेल थे। और सरदार पटेल ने सीधे सीधे कहा कि भाई देख लो, ये जितना छोटी मोटी देसी रियासतें हैं वो सीधे सीधे अपना विलय भारत के साथ कर ले, भारत के साथ अपना विलय कर ले। अब ये छोटे छोटे देश, उस समय भारत के पास एक विशाल सेना था, तो 500 यानी 542-43 राज्य ने अपना विलय भारत के साथ कर लिया। ये सरदार पटेल की वजह से हुआ कि 600 में से 542-43 देसी रियासत अपना विलय किसके साथ कर लिया? भारत के साथ कर लिया। और अन्य राज्य अपना विलय पाकिस्तान के साथ कर लिया। लेकिन जो 3 स्टेट था, एक हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, तो हैदराबाद कहा कि भाई हम अपना विलय पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, क्योंकि हैदराबाद में निजाम का शासन था। तो जब हैदराबाद के निजाम ने कहा कि भाई हम अपना विलय पाकिस्तान के साथ नवाब कहिए, निजाम कहिए, हम अपना विलय पाकिस्तान के साथ करना चाहते हैं, तो सरदार पटेल कहे कि भाई ये तो अजीब बात हो जाएगा, ये तो भारत के पेट में अल्सर की तरह हो जाएगा। अल्सर मतलब घाव, कि पूरे भारत में एक छोटा सा पाकिस्तान बसेगा, वहां पर पाकिस्तान का शासन होगा ना, यदि वो पाकिस्तान के साथ विलय कर लेगा। तो उन्होंने हैदराबाद के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की, पुलिस एक्शन लिया, और भारत की सेना को कहा कि जाके निजाम को ठीक ठीक समझा दीजिए, ठीक है, कि आपको भारत के साथ ही अपना विलय करना पड़ेगा। और मामूली प्रतिरोध के बाद निजाम बाध्य हो गया, मान नहीं गया, बाध्य हो गया। मतलब एक तरह से पुलिस एक्शन के जरिए उन्होंने टेक ओवर कर लिया हैदराबाद का। अब रह गया जूनागढ़। तो जूनागढ़ की जनता, जूनागढ़ का जो शासक था वो मुस्लिम और जनता हिंदू, कहा कि रेफरेंडम करवा लीजिए, जनमत संग्रह करवा लीजिए, यानी वोटिंग करवा लीजिए कि जूनागढ़ अपना विलय किसके साथ करना चाहता है, पाकिस्तान के साथ या भारत के साथ। वहां रेफरेंडम हुआ, और रेफरेंडम में वहां की जनता ने भारत के साथ विलय को स्वीकृति दी, वोटिंग किया। तो जूनागढ़ का विलय हो गया भारत के साथ। और रह गया एक जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट था, स्वतंत्र राज्य था, जो न भारत के साथ गया और न ही पाकिस्तान के साथ गया। लेकिन 1948 ईस्वी में पाकिस्तान क्या किया कि वहां पर अपना कबायली के वेश में अपना सेना भेज दिया, और वो घुस करके धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ने लगे, कब्जा करने लगे। और उस समय जम्मू कश्मीर के जो शासक थे वो थे हरि सिंह, वो महाराजा रंजीत सिंह के वंशज के थे, हरि सिंह। तो हरि सिंह ने भारत सरकार से मदद मांगी कि भाई आप हमारा हेल्प करिए। तो भारत सरकार कहा कि भाई आपका हेल्प क्यों करें, आप तो इंडिपेंडेंट है ना, तो आप ऐसा करिए ना कि आप विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दीजिए, आप ये लिख दीजिए कि हम अपना विलय भारत के साथ करते हैं, तो हम आपकी सहायता करेंगे। तो थोड़ा बहुत, अब कोई अपना राज्य छोड़ना थोड़े ना चाहता है, तो थोड़ा बहुत जब तक ये हरि सिंह सोच रहे थे तब तक चारों ओर से पाकिस्तान की सेना ने श्रीनगर को घेर लिया। और पटेल कह रहे थे कि भाई राजा से क्या पूछते हैं कि विलय पत्र पे हस्ताक्षर करो, डायरेक्ट एक्शन लीजिए, अपना आर्मी भेजिए, जम्मू कश्मीर को अपने कब्जे में कीजिए। तो नेहरू कहे कि नहीं, थोड़ा मतलब राजा का उसमें सहमति हो जाए, नियम कानून से वो आना चाहते थे जैसे अंग्रेजों ने बनाया था। तो अंत में हरि सिंह जब देख लिए कि वो चारों ओर से घिर गए, तो वो दिल्ली पहुंचे, ठीक है, और दिल्ली पहुंच करके उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा गया है। और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर जैसे ही उन्होंने साइन किया, तो भारत की आर्मी सीधा, अब चारों ओर से पाकिस्तान की सेना थी, रास्ता था नहीं, पैरा ड्रॉप किया, एयरफोर्स ले जाकर के श्रीनगर में जवान को उतारा। और उसके बाद जब एक्शन शुरू हुआ तो धीरे धीरे करके पाकिस्तान की सेना पीछे हटने लगी, और 60% जम्मू कश्मीर पर हमने अपना कब्जा कर लिया फिर से। और हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे कि नेहरू जी युद्ध विराम यानी सीज फायर की घोषणा कर दी, और मामला को यूएनओ में लेकर के चले गए, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। और बाद में चल करके उसमें
आप देखते हैं कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला। धारा 35 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य में, इस राज्य के बाहर का कोई व्यक्ति न तो वहां की नागरिकता धारण कर सकता है और न वहां संपत्ति अर्जित कर सकता था। और अभी आपको पता ही है कि हाल ही में धारा 370 और 35A को दफना दिया गया, खत्म कर दिया गया। और इस मामले इसको चुनौती भी दिया गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट ने भी धारा 370 को हटाए जाने को वैध करार दे दिया। तो अब धारा 370 कभी वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पे आते हैं। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? अच्छा, शुद्धि आंदोलन आज के घर वापसी की तरह। शुद्धि आंदोलन दयानंद सरस्वती इसलिए चलाया कि जो लोग, जिनका धर्मांतरण हुआ था, जो हिंदू धर्म छोड़ करके मुस्लिम या ईसाई बन गए थे किसी कारणवश, तो उनके लिए एक अवसर था कि आप इस शुद्धि आंदोलन के जरिए आप घर वापसी कर सकते हैं। यानी आज इस तरह के शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो शुद्धि आंदोलन के जरिए वैसे हिंदुओं को जिनका धर्मांतरण हो गया था, उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाया गया। आगे देखिए, 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया है राजा राममोहन राय को। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किनको कहा गया है? राजा राममोहन राय को। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक थे महात्मा गांधी। अखिल भारतीय हरिजन संघ, ये बहुत बार पूछा गया सवाल है। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी थे। और राष्ट्रीय युवा दिवस के संस्थापक राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। ये जो हम राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, ये स्वामी विवेकानंद के लिए मनाते हैं। यंग बंगाल मूवमेंट के प्रवर्तक थे विवियन डेरेजियो। और ये सभी कैरेक्टर से आप परिचित होंगे जब आप क्लास नोट्स को पढ़ेंगे। जब क्लास नोट्स स्टार्ट करेंगे पढ़ाना, यानी जो क्लास है, अभी तो ये लूसेंट का चल रहा है, फिर इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री जो है हम लोग क्लास नोट्स के थ्रू उसका अध्ययन करेंगे। तो वहाँ इन सभी से आपको मतलब कहते हैं ना कि विशेष रूप से इन सभी कैरेक्टर से आप परिचित होंगे। यहाँ फिलहाल वन लाइनर फैक्ट्स है, वही देखिए। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक महात्मा गांधी। राष्ट्रीय युवा दिवस संबंधित है स्वामी विवेकानंद से। और यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक थे विवियन डिरेजियो। कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया। यानी जब भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम। अब्दुल कलाम नहीं, मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत के पितामह, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा गया है दादा भाई नौरोजी को, है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया है? दादा भाई नौरोजी को। और लोक हितवादी किसको कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को। सब याद होना चाहिए, लोक हितवादी किसको कहा गया है? गोपाल हरि देशमुख को। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को कहा गया है। बिना ताज का बादशाह किसको कहा गया है? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। और A.O. ह्यूम जो कांग्रेस के संस्थापक थे, उनको हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला की उपाधि किसको दी गई? A.O. ह्यूम को। लोक हितवादी की उपाधि किसको दी गई? गोपाल हरि देशमुख को। और बिना ताज का बादशाह किसको कहा गया? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा गया? दादा भाई नौरोजी को। इसके बाद देखिए A.O. ह्यूम जो 1885 से 1907 तक कांग्रेस के महामंत्री थे। A.O. ह्यूम जिनके प्रयास से कांग्रेस की स्थापना हुई, ये कांग्रेस के संस्थापक थे। और वो कब से कब तक कांग्रेस के महामंत्री रहे? 1885 से 1907 तक। 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को। और इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितना? 78। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। और A.O. ह्यूम 1885 से, यानी कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1907 तक इसके महामंत्री रहे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बना था? जॉर्ज यूल। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बना जॉर्ज यूल। और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना? बदरुद्दीन तैयबजी। रॉलेट एक्ट को बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया।
किसको बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून कहा गया है? रॉलेट एक्ट को। मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दोनों भाई थे। कौन? मोहम्मद अली और शौकत अली। और 1919 में इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की? मोहम्मद अली और शौकत अली। ये मोहम्मद अली जिन्ना नहीं है, ये अलग है मोहम्मद अली, ठीक है। मोहम्मद अली और शौकत अली ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? BR अंबेडकर। देखिए 22 दिसंबर 1939 को कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दिया। अब आपको यह समझना है कि 22 दिसंबर 1939 को, देखिए 1935 के अधिनियम के तहत भारत के लगभग 6 प्रांत, 1935 के बाद चुनाव हुआ और 1935 के बाद जब चुनाव हुआ तो 6 प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी स्पष्ट बहुमत के साथ, बाकी 2 प्रांत में उसकी मिलीजुली सरकार बनी। लेकिन क्या हुआ कि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई तो बिना भारत की सरकार की सहमति लिए हुए अंग्रेजों ने भारत को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल कर दिया, ठीक है। और इसी से नाराज होकर कांग्रेस मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्याग पत्र दे दिया। जहां जहां उनका सरकार था उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और इससे जो खुशी मिला वो मुस्लिम लीग को मिला और इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको मुक्ति दिवस के रूप में बनाया। बोला अच्छा हुआ मुक्ति मिला, ठीक है। तो मुक्ति दिवस कब मनाया गया? 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया गया? क्योंकि इस दिन कांग्रेस ने सामूहिक रूप से मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दिया था। तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया और यह मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर क्या कहा? कहा कि यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक, ठीक है। तो क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? गांधी जी ने, ठीक है। क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक किसने कहा? महात्मा गांधी ने। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संस्थापक कौन थे? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना रास बिहारी बोस ने किया था। देखिए यहीं पे कंफ्यूजन हो जाता है। इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग और इंडिया इंडिपेंडेंस लीग, तो इंडिपेंडेंस से शुरू होगा तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, और इंडिया से शुरू होगा तो रास बिहारी बोस। तो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। इंडिया इंडिपेंडेंस लीग के संस्थापक रास बिहारी बोस। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहां स्थित था? अंडमान निकोबार में। इसी को काला पानी भी कहा जाता था। काला पानी की सजा जिसको होता था उसको कहां भेजा जाता था? अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में। अब अंडमान निकोबार कहां स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित। अब वहां भेज दिया गया चारों ओर से, यदि खुला भी छोड़ दिया गया तो अब भाग नहीं सकते थे, समुद्र तैर के पार नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो जो बड़े बड़े, देखिए सेलुलर जेल जिनको भी भेजा गया राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, समझिए वो बहुत ही प्रख्यात नेता आंदोलनकारी रहे होंगे। आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी। आर्य महिला समाज के संस्थापक कौन थी? पंडिता रमाबाई, ठीक है। अब आगे का देखते हैं बाद में।